हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको याद होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फ़ीचर्स के बारे में कि फेडरलिज़म के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उनकी क्या क्या ख़ासियत है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक सवाल उठाएंगे और उस सवाल के जवाब को ढूंढेंगे, और वो सवाल ये है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अगर इस सवाल को देखा जाए, ये डायरेक्टली आपके बुक में ये सवाल है, तो इस सवाल को अगर हम हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई इंडिया को फेडरलिज़म वाला सिस्टम या फेडरल सिस्टम क्या बनाता है, एक फेडरल कंट्री इंडिया को क्या बनाता है। तो ये सवाल तो कमाल का सवाल है। क्यों कमाल का है मैं बताता हूँ, मगर इस सवाल को हम ऐसे भी बोलें अगर, तो ये ज़्यादा सही है। इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है कि नहीं। अब इस सवाल में आप देखो कि एक बात यहाँ पे बन रही है कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना रहा है ना। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे जो रूल्स एंड लॉज हैं, या सीधी बात अगर कहें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो डायरेक्ट नहीं बोलता क्या कि फेडरलिज़म का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इंडिया में? ये सवाल तो समझ में ही नहीं आ रहा। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, वो क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है? तो ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, ये तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए कि हाँ भाई फेडरलिज़म का कॉन्सेप्ट होगा। यही सवाल है और इसी का जवाब हमें ढूंढना है। मैं एक बात में आपको सीधा एक लाइन में बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ फेडरलिज़म, है ना। चलो वही बात मैं बता रहा हूँ। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरलिज़म इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशनड, समझे, बट द होल सिस्टम रन्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज़म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज़म डायरेक्टली कहीं पे नहीं लिखा हुआ, मगर अगर देखा जाए तो फेडरलिज़म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके सिद्धांत है, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार हमारा देश चल रहा है। अब देखिए, स्टेट है, बिल्कुल है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है? बिल्कुल है। तो फॉलो तो वही कर रहे हैं, हम सारे वही प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे फेडरलिज़म लिखा नहीं हुआ। तो क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, मगर उससे पहले एक नेपाल का कॉन्सेप्ट है। नेपाल के कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसको सुनते हैं। एक आदमी है खागराज, वो कहता है कि फेडरलिज़म मीन्स गिविंग रिजर्वेशन टू डिफरेंट कास्ट्स। ये तो गलत कह रहा है भाई, अलग अलग कास्ट को रिजर्वेशन देना ही फेडरलिज़म कहलाता है। ये तो बिल्कुल गलत है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो क्या है? फेडरलिज्म इज़ अबाउट शेयरिंग पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में पावर को शेयर करने का नाम फेडरलिज्म है। तो इसकी तो ये बात गलत है। उसी तरीके से नेपाल की एक लड़की है जो कि सरिता, वो कहती है आवर्स इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री, वी डोंट नीड फेडरलिज्म। अब सरिता नाम की जो लड़की, वो कहती है कि हमारा देश तो बहुत बड़ा नहीं है, तो हमें फेडरलिज्म की क्या ज़रूरत, हमें नहीं चाहिए फेडरलिज्म। मगर ऐसा नहीं है बिल्कुल। बेल्जियम की अगर बात करें, बेल्जियम इज़ ऑल्सो अ स्मॉल कंट्री, राइट। बेल्जियम जो है वो भी एक छोटा सा कंट्री है भाई। वहाँ पे देखो 1 करोड़ 10 लाख की पॉपुलेशन है मात्र, मगर वहाँ पे क्या है? डाइवर्सिटी है। किसकी? लैंग्वेज की, कल्चर की। उसकी वजह से वहाँ पे फेडरलिज्म है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि कोई कंट्री बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है। मतलब किस चीज़ से? मतलब इससे कि वहाँ पे किसी तरह की कोई डाइवर्सिटी है क्या? लोगों के जो अफेयर्स हैं या इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट है क्या? अगर डिफरेंट है तो फिर वहाँ पे फेडरलिज्म सबसे अच्छा काम करेगा, राइट। और फेडरलिज्म क्या करता है भाई? फेडरलिज्म गिव्स मोर ऑटोनॉमी टू स्टेट्स। ऑटोनॉमी का मतलब मैंने बताया था, सेल्फ रूल, खुद से अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हों, राइट। तो फेडरलिज्म क्या करता है? ये स्टेट को क्या देता है भाई? अपने फैसले लेने के राइट्स देता है, ठीक है। चलो, सो वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, रीजन, स्टिल रनिंग फेडरल सिस्टम। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। फिर भी यहाँ क्या हो रहा है? फेडरलिज्म काम कर रहा है अच्छे से, क्योंकि जहाँ पर भी डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे फेडरल सिस्टम काम करेगा। और अगर फेडरल सिस्टम नहीं है तो फेडरल सिस्टम जैसा ही कुछ होना पड़ेगा, राइट। अगर फेडरल सिस्टम नहीं है तो फेडरल सिस्टम जैसा ही कुछ होना पड़ेगा। हमारे इंडिया के केस में भी वही है।
हम फेडरल सिस्टम में नहीं हैं, मगर फेडरल सिस्टम ही जैसा है हमारे पास, यानी कि उसके सारे प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें 1970 में हमारा देश जो है आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया अ यूनियन स्टेट। इंडिया क्या है? अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये बात लिखी हुई है। इंडिया क्या है? अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई बताइए यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है। यही सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं और फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल है बिल्कुल एक दूसरे जैसे ही हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि हमारा भी कंट्री क्या है, फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, क्योंकि हम यूनिटरी सिस्टम में नहीं आते। राइट, चलो तो अब समझते हैं कि यूनियन स्टेट्स का मतलब क्या है। यूनियन स्टेट हमारा देश है क्यों, इस बात को पहले समझते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें, अगर फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम एक एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। मान लो अगर यूनाइटेड स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो विद इन स्टेट है, उस स्टेट के पास पावर्स दिए गए, देना मजबूरी है। अगर नहीं दी जाए तो वो स्टेट अलग हो जाएंगी, वो कहेंगे कि भाई हमारा अपना कंट्री हो, हमें नहीं रहना आपके साथ। तो एग्रीमेंट बनाया गया कि नहीं, यूनाइटेड रहना है, एक सिंगल आइडेंटिटी बनानी है, यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब उसके अंदर बहुत सारे स्टेट आ गए, भाई सबको पावर दे दिया, ठीक है। अगर पावर नहीं देते तो प्रॉब्लम क्या होती, हम भाई अपना अलग रहेंगे। मगर इंडिया में वो नहीं है, नो राइट टू रिसीड है यहाँ पे, नो राइट टू रिसीड का सॉरी क्या है, सिसीड का मतलब क्या होता है बच्चे? सिसीड का मतलब होता है कि अपने देश को छोड़ के एक अलग बना लेना। या लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ बिहार अगर चाहे कि भाई इंडिया को छोड़ के एक अलग अपना कंट्री बना लेते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। सिसीड करना पॉसिबल नहीं है, मतलब देश को छोड़ के देश को छोड़ के एक अलग स्टेट को एक कंट्री बना देना, ये पॉसिबल नहीं है ना। हमारा यूनियन स्टेट क्यों कहलाता है हमारा देश? क्योंकि किसी को भी राइट नहीं है एक अलग से स्टेट बना लेने का, एक अलग से कंट्री बना लेने का। राइट, वो कंट्री के हिस्सा रहेंगे हमेशा। और क्या है, नॉट अ रिज़ल्ट ऑफ एग्रीमेंट। क्या, अगर हमारे देश की बात करें तो ये एग्रीमेंट का रिज़ल्ट नहीं है। ऐसा नहीं था कि हाँ भाई बिहार को और यूपी को जोड़ने के लिए दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि बिहार और यूपी दोनों इंडिया का भाग रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि भाई हम आपको पावर दे रहे हैं, और पावर नहीं देंगे तो हाँ बिहार वाले कहेंगे हम अलग हो जाएंगे, यूपी वाले कहेंगे हम अपना कंट्री बना लेंगे, बिहार वाले कहेंगे हम अपना कंट्री बना लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिज़ल्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि वो अलग हो जाएंगे, ये इसलिए है क्योंकि ये देश था, ये हमेशा से एक पूरा देश था। बस रूल करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाने के लिए और लोगों तक, आखिरी लोगों तक पहुंचने के लिए डिवीज़न करना ज़रूरी था। राइट, अगर एक ही गवर्नमेंट होती तो प्रॉब्लम होती, सबके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ गई, स्टेट में बांट दिया। अगर देखा जाए तो पूरा एक ही कंट्री था। राइट, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। पहली बात, यूनियन स्टेट इसलिए हमारा देश है क्योंकि ये रिज़ल्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है ना, कोई अलग नहीं हो सकता। दूसरी बात, किसी को राइट नहीं है कि वो देश को छोड़ के अपना एक अलग कंट्री बना ले, किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो देश है वो एक यूनियन स्टेट्स है, और वो क्यों है? क्योंकि ये रिज़ल्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। अगर रिज़ल्ट ऑफ एग्रीमेंट होता तो फेडरल स्टेट होता। राइट, यहाँ पे क्या होता है, वही अमेरिका वाली बात हो जाती कि स्टेट बोलता कि नहीं भाई हमें आपके साथ नहीं रहना, नहीं आप साथ रहो, हम आपको पावर शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। दूसरा, नो राइट टू सिसीड, है ना। देश को कोई स्टेट चाहे छोड़ के अपना अलग कंट्री बना ले तो उसके राइट नहीं थे, इसलिए ये यूनियन स्टेट है। अब क्या है यूनियन स्टेट के अंदर? क्या है भाई, वही जो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, वही फॉलो किए जाते हैं। यूनियन स्टेट्स मीन्स व्हाट? मेनी स्टेट्स टुगेदर फॉर्म वन कंट्री। बहुत सारे स्टेट मिलकर के जब एक कंट्री फॉर्म करते हैं। फाइन, चलो इनिशियली क्या हुआ था, शुरुआती दौर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसने दो गवर्नमेंट बनाए, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब हुआ बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मगर थर्ड टायर, जैसे मैंने कहा ना दो टायर, एक तो यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ये दो टायर। मगर थर्ड टायर आया 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में।
है ना, 73 और 74। उसके अंदर क्या हुआ, थर्ड टायर ऐड कर दिया गया उसके अंदर। थर्ड टायर में क्या हुआ कि भाई स्टेट के अंदर पंचायत है, यानी कि स्टेट के अंदर गांव भी है और शहर भी है। तो शहर के लिए कहा चलो भाई उसके लिए जो गवर्नमेंट होगी म्यूनिसिपैलिटी होगी, और गांव के लिए पंचायत होगी। पंचायत के अंदर मुखिया जी आ जाएंगे, सरपंच जी आ जाएंगे, और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कौन आ जाएगा, मेयर भाई साहब आ जाएंगे, जो सिटी को देखेगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, गिवन सेपरेट जुरिस्डिक्शन। मैंने आपको जुरिस्डिक्शन पिछले लेक्चर में बताया था। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि एक लीगल राइट होना, डिसीजन लेने के लिए, किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए, कुछ करने के लिए एक लीगल राइट होना जुरिस्डिक्शन होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी स्टेट और एनी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, राइट। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या है बच्चे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड पावर इनटू 3 लिस्ट। अब ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड किया है 3 लिस्ट में, वो सारे लिस्ट बताओ और उसको क्या क्या दिए गए हैं वो चीज़ बताओ। तो ये लिखना है। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया। एक क्या है बच्चे, यूनियन लिस्ट, यानी सीधा यूनियन समझ जाओ, सेंट्रल। दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात किया था मैंने। फाइन, चलो अब तीनों को समझते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या हुआ, ये कंटेन क्या क्या करता है, कंटेन्स मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बात, ये टर्म याद रखना, नेशनल इंपॉर्टेंस। जो नेशन लेवल पे जो कॉमन हो, है ना, जो चीज़ें कॉमन हो उसको कंटेन करता है, उस मैटर को सॉल्व करता है ना। ओनली पार्लियामेंट मेक्स लॉ, और इसके लिए क्या है, पार्लियामेंट लॉज बनाती है। फाइन, जैसे डिफेंस है हमारे पास, है ना। अब अगर मैं कहूँ कि भाई बिहार की अपनी आर्मी हो, हरियाणा की अपनी आर्मी हो, पंजाब की अपनी आर्मी हो, दिल्ली की अपनी आर्मी हो, छत्तीसगढ़ की अपनी आर्मी हो, तेलंगाना की अपनी आर्मी हो, तमिलनाडु की अपनी आर्मी हो, यूपी की अपनी आर्मी हो, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। तब तो देश रहा ही नहीं, सिंगल आइडेंटिटी रही ही नहीं। आप लोगों ने नेशनलिज्म पढ़ा होगा। नेशनलिज्म मीन्स व्हाट, अ सिंगल आइडेंटिटी। फाइन, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। करेंसी की बात करें या फॉरेन अफेयर्स की बात करें, फॉरेन अफेयर में अगर मान लो कि किसी अमेरिका के साथ ही या जापान के साथ या रसिया के साथ अगर कोई ट्रेड करना चाहती है, इंडिया अपने देश से कुछ देना चाहती है और उसके देश से कुछ लेना चाहती है। अब इसमें बिहार को कह दे भाई जाओ तुम करो ये चीज़, प्रॉब्लम हो जाएगी यूपी वालों को, प्रॉब्लम हो जाएगी पंजाब को, हो सकती है भाई, क्योंकि किसी को पावर दे दिया, हमें नहीं दिया। तो ये एक कॉमन अफेयर है, ये कॉमन इंटरेस्ट है। तो कॉमन इंटरेस्ट के लिए कौन बनाएगी भाई, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, यानी कि सेंट्रल बनाएगी, राइट। उसी तरीके से आर्मी की बात मैं कर रहा था, राइट। उसी तरीके से मैं बैंकिंग की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था करेंसी की। बैंकिंग की ले लो भाई या करेंसी की ले लो। मान लो अगर बिहार कहे कि भाई नहीं 2000 का नोट हम बनाएंगे, हम अपना, हमारा रहेगा नोट। फाइन, अब कहा जाएगा यूपी वाले कहेंगे भाई हमारा नोट अपना रहेगा, तब तो गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ पे तो ये एक कॉमन इंटरेस्ट है, तो इसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सेंट्रल का। आरबीआई उसको डील करती है, और आरबीआई किसके लिए, किसके अंदर काम कर रही है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। उसी तरीके से रेलवे है, हर स्टेट कहे कि मेरा अपना अपना रेलवे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। कम्युनिकेशन की बात करें, अगर टेलीफोन की बात, कम्युनिकेशन में टेलीफोन आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, इंटरनेट पे जो भी बातचीत हो रही है वो सारी चीज़ें आ जाएगी, राइट। पोस्ट ऑफिस की बात करें, बिहार कहे भाई हम चलाएँगे, यूपी कहे भाई हम चलाएँगे, तो भाई कोई मत चलाओ, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो चलाएगी, ठीक है। उसी तरीके से यूनियन लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वन कंट्री वन लॉ, है ना। वो सारे लॉज, वन लॉ का मतलब ये नहीं हो गया वो सारे लॉज को आप इसमें मिक्स मत करना, वो सारे लॉज जो कॉमन इंटरेस्ट के बेस्ड हो, कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे हो, राइट। चलो अब चलो स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, पुलिस आ जाती है, ट्रेड आ जाता है, कॉमर्स आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, इरिगेशन आ जाता है। ये दोनों याद रखना, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, ये दोनों के बारे में आगे एक डिस्प्यूट है, उस पर बहस करेंगे हम लोग। पुलिस की अगर बात करें, चलो अगर सारी एक ही तरह की पुलिस हो, राइट, एक ही जगह की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पुलिस भेजे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होगी, राइट। अगर स्टेट की होगी तो स्टेट के अंदर सब कुछ रहेगा, अगर एग्जीक्यूशन पुलिस का तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लोकल लेवल पे वो ज़्यादा समझते हैं अपने स्टेट के लोगों को, राइट।
और ट्रेड की अगर बात करें, मान लो भाई एक शहर में कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की हार्वेस्टिंग हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हुई है, या कोई चीज़ है किसी शहर में अच्छे लेवल पे बन रहा है वो, तो उसको दूसरे शहर में लेकर के जाना है, तो इसमें इंटरफेयर क्यों करे भाई सरकार? अब अगर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्यों इंटरफेयर करे? अगर वो इंटरफेयर करे तो कितनों को देखेगी, है ना? 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट का अगर हर एक शहर को देखने लग जाए तो आई थिंक, मुझे अच्छे से याद नहीं, मगर 195 या 98 या 95 इतने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे बिहार में, और उस तरीके से बिहार से बड़ा यूपी हो गया, तो कितने सारे अफेयर्स को देखेगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर इरिगेशन की बात करें तो मान लो किसी शहर में पानी की प्रॉब्लम हो रही है, राइट, या अगर किसी शहर में खेती अच्छी होती है, वहाँ पे अकाल पड़ गया, है ना, और कहीं दूसरे शहर में पानी है तो वहाँ पे कनाल बना दिया, डैम बना दिए। अगर पानी कोई शहर है वहाँ से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, शहर डूब सकता है, तो वहाँ पे डैम बना दिए। तो ये स्टेट कंसर्न हो गया कि स्टेट बनवाए डैम, राइट। एग्रीकल्चर है, अगर खेती हुई है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, ये अपना स्टेट देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये कॉमन इंटरेस्ट की बात करेगा कॉन्करेंट। इसमें सेंट्रल का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे एजुकेशन की बात उस दिन मैंने आपको बताया था। देखो, अगर एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन में बिहार बोर्ड की अगर बात करते हैं तो बिहार बोर्ड किसके अंडर काम कर रही है? बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। मगर ऐसा नहीं है कि भाई, मैंने बोला ना कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, दोनों इसके अंदर आएंगे। तो एजुकेशन पे तो ये कॉमन इंटरेस्ट है, पूरे भारत के लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, राइट। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक स्टेट के अंदर है वो चीज़ है, तो हर सबको चाहिए। तो उसके लिए क्या हो गया भाई, एक तो चलो अपना बिहार बोर्ड है तो बिहार गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, मगर उसी तरीके से फिर CBSE भी तो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी तो है। तो उसका काम क्या रहेगा भाई, नेशनल लेवल पे एजुकेशन को प्रमोट करना। उसी तरीके से क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर बनाना है, नेशन के लिए अगर एजुकेशनल पॉलिसी बनानी है, जैसे NCERT को देखो, पूरे देश में हम लोग NCERT पढ़ते हैं, राइट। तो वो क्या है, नेशनल है ना, वो नेशनल बुक है, उसको पढ़ रहे हैं। उसके लिए उसको किसने बनाया है भाई, वो किसकी बॉडी ने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी ने बनाया। अगर यूपी बोर्ड है तो यूपी का अपना एक बोर्ड हो गया, मगर साथ ही साथ क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बोर्ड है, CBSE है, राइट। अगर टीचर को रिक्रूट करना है, तो चलो भाई, एक तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी रिक्रूटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी टीचर को, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, BPSC है, बिहार पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू टीचर को रिक्रूट किया जाता है ना। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, आप यहाँ पे देखो। मगर हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी अफेयर्स लिखे गए हैं, उन सारे अफेयर्स में अगर स्टेट ने कोई बात कही और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई बात कही, किसी एक बात पे आके दोनों टिक गए, तो वहाँ पे फिर इंपॉर्टेंस किसको दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर वहाँ पे स्टेट की नहीं चलेगी। उसी तरीके से अगर मैरिज की मैं बात करूँ या फॉरेस्ट की मैं बात करूँ, फॉरेस्ट में क्या हो रहा है भाई, अगर नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट है उसको बचाना है, डिफॉरेस्टेशन से उसको बचाना है, पेड़ को काटने से बचाना है। हमारे देश में जो भी फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको बचाना है। फॉरेस्ट लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको बचाना है। क्यों बचाना है भाई, क्योंकि भाई वो हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ही स्पेशल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको बचाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाएगी वो कौन बनाएगी भाई, वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बट अगर उसी को एग्जीक्यूट करने की बात आएगी, ऑफिसर्स लगाने की बात आएगी, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगाने की बात आएगी, तो फिर वो स्टेट उसके लिए आज़ाद है, स्टेट बनवाए। अगर नेशनल पार्क बनवाना है, अगर फॉरेस्ट को बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाना है, तो फिर वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर उसी के अंदर अगर रिक्रूट करना है और ऑफिसर्स लगाने हैं, तो फिर स्टेट आज़ाद है उसके लिए। उसी तरीके से मैरिज की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे देखो, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप किसी भी स्टेट के किसी कोर्ट में जा कर के मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, राइट। मगर वहाँ पे अगर पॉलिसी बनानी है कि भाई लड़के की कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 21 साल होनी चाहिए, लड़की की कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, ये कौन दे रहा है बना के, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलें, उसी तरीके से आगे हम बात करते हैं एडॉप्टेशन की। अगर एडॉप्टेशन कोई आदमी अगर चाहता है किसी बच्चे को गोद लेना लीगली, तो उसके लिए
क्या है, लॉज बने हुए हैं कि किस कंडीशन में लिया जा सकता है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशंस करने होंगे, आपका स्टेटस कैसे चेक किया जाएगा, उसके लिए पूरी पॉलिसी है कैसे करना है वो सारी चीज़ें। उसी तरीके से सक्सेशन की अगर बात करें, यानी कोई व्यक्ति अगर मर गया है, उसकी जो प्रॉपर्टी बची हुई है उस प्रॉपर्टी को किसको देना है, किस कंडीशन में देना है, अगर उसका कोई है नहीं तो क्या करना है, अगर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या करना है। तो उस सब के लिए रूल बना करके एक कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो है पार्टिसिपेट कर लेता है स्टेट गवर्नमेंट, राइट। चलो, तो हमने एक सवाल का जवाब तो ढूंढ लिया, हमने जान लिया कि फेडरल सिस्टम हमारे पास तो है मगर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, वो इन द फॉर्म ऑफ यूनियन स्टेट्स है। फाइन। अब दूसरा सवाल यहाँ से, दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है What about subjects that do not fall in any of the three lists? उन विषयों का क्या जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में नहीं आते, न सेंट्रल में आते हैं, न स्टेट में आते हैं, न कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। उन सारे सब्जेक्ट का क्या, उन सारे विषयों का क्या। जैसे अगर मैं कहूँ कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी चीज़ें हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था या लागू हुआ था 1949 उस टाइम पे, तो भाई कंप्यूटर नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था, है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे एआई नहीं थी, है ना, तो ये सारी चीज़ें तो उस टाइम पे नहीं थी। तो अब ये कौन सी लिस्ट में जाएगा भाई, ये एक सवाल आता है। इसलिए मैंने एक बात लिखी, सम न्यू सब्जेक्ट्स मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। दीज आर कॉल्ड, ये लाइन याद रखना, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है या स्टेट लिस्ट में नहीं है, इसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाए। इसको रेसिड्यूरी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और इसको रेसिड्यूरी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा। ठीक है, अब वो सारे सब्जेक्ट्स का क्या करना है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट। अब जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर अगर कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई, यूनियन गवर्नमेंट। अब इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। चलो, एग्जाम्पल के लिए एआई हो गया, साइबर क्राइम हो गया। मान लो किसी आदमी ने किसी के अकाउंट में से जो है इंटरनेट की मदद से हैक करके उसके पैसे निकाल लिए, तो ये किस तरीके का क्राइम हो गया, ये एक साइबर क्राइम है। अब इसके लिए लॉ कौन बनाएगी भाई, इंडियन जो यूनियन गवर्नमेंट है वो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है ना, 2000 में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया जिसके तहत बताया गया कि भाई साइबर क्राइम अगर होगा तो उसके लिए क्या सज़ा होगी। तो ये किसी स्टेट ने नहीं बनाया, किसने बनाया, यूनियन गवर्नमेंट। फाइन, चलो, तो आई होप इसका भी आंसर आपको मिल गया। नाउ द कंसर्न इज़ व्हाट, नॉट ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। अब ये तो अजीब बात है सर, आप तो बता रहे थे फेडरल सिस्टम जो है पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं नॉट ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर्स, हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होता। तो चलो, अब इस सवाल के जवाब में हम लोग बात करेंगे। मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव equal powers to all states. India is one such example. फेडरल सिस्टम के अगर अंदर देखें, जिसमें बहुत सारे स्टेट मिल करके एक सिंगल स्टेट बना रहे हैं, वहाँ पे क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको इक्वल पावर मिले। अब देखो, मैंने कहा ना, वैसे ही जैसे डेमोक्रेसी को देखो आप, हर जनरेशन में हर बार उसके अंदर एक नई चीज़ ऐड ऑन होती है ना। जब भी अच्छी कोई चीज़ आती है तो वो मतलब पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बन जाता है। उसी तरीके से आप डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते कम्प्लीटली, है ना। उसी तरीके से फेडरेशन को भी आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, फेडरलिज्म को भी कम्प्लीटली डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हाँ, एक जनरल टर्म में बोल देते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस तरीके से बोल देते हो, या फेडरलिज्म को बोल देते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इनटू द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इस तरीके से बोल देते हो। मगर इसको अगर और डीप में जाओगे और अंदर जाओगे और बहुत सारी बातें निकलेंगी। अब जैसे अभी यहाँ पे बात निकल गई कि इक्वल पावर नहीं मिलते हैं, है कि नहीं। चलो, तो इक्वल पावर नहीं मिलते हैं, जैसे इंडिया में नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है भाई, चलो इसके बारे में बात करते हैं। इन इंडिया सम स्टेट इंजॉय स्पेशल पावर, कुछ स्टेट को स्पेशल पावर मिले हुए हैं। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गिवन सम स्पेशल पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको दिया हुआ है स्पेशल पावर। किस बेसिस पे दिया है भाई, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, मोर ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर किसी स्टेट में जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं, आदिवासी अगर ज़्यादा रहते हैं, अगर उनका कल्चर अलग है, बिल्कुल अलग है, या उनकी जियोग्राफी डिफ़िकल्टी है,
जियोग्राफी जो है उसकी डिफ़िकल्ट है, मान लो उसकी जो ज़मीनें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ अनाज बहुत अच्छा नहीं होता यहाँ, या मान लो वहाँ बहुत अच्छे कुछ रिसोर्सेस नहीं हैं, ये भी कारण हो सकता है। और हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। जैसे अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो जिस टाइम पे कश्मीर को स्पेशल पावर दिया गया या एक्स्ट्रा पावर दिया गया था कि क्या था भाई, आर्टिकल 370 है ना, 370, उसमें क्या था कि भाई वो लोगों का अपना होगा क्या, वहाँ ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता, कोई दूसरे स्टेट से आदमी जा कर के ज़मीन नहीं खरीद सकता, वो अपने लॉज बनाने के लिए फ्री हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, उनके अपने झंडे होंगे, स्टेट फ्लैग जिसको बोलते थे कि उनका अपना एक स्टेट का फ्लैग होगा, एक कंट्री का तो होगा ही होगा मगर स्टेट का भी एक फ्लैग होगा, ये चीज़ें थी, है ना। तो ये कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, ऐतिहासिक कारणों की वजह से ऐसा था। क्योंकि जब कश्मीर को जोड़ा गया, जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ा गया, तो वहाँ पे उस टाइम पे जो उसके मेन लीडर थे उसके साथ कुछ एक ट्रीटी साइन हुई या एग्रीमेंट साइन हुआ, मगर उसके अंदर हम लोग को नहीं जाना है, बस एक ओवरऑल आइडिया लेकर के चलना है। तो उसके रीज़न की वजह से उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई या पावर दिए गए। जैसे आज भी अगर हम बात करें 371 की बात करते हैं, आर्टिकल 371 में क्या है कि आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया या मिज़ोरम हो गया, इन सबको क्या है, प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके ट्राइबल लैंड, इसके लिए ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन है, कल्चर प्रोटेक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है। अगर ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन की बात करें, मान लो कोई आदमी दिल्ली का बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसे है उसके पास, वो जा करके नागालैंड में बोलेगी भाई मैं तो वहाँ जाके ज़मीनें खरीदूँगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई, वहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे आपको रेंट पे रहना पड़ेगा। कल्चर प्रोटेक्शन, अगर वहाँ पे जा करके लोगों ने ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया, वहीं पे जाके रहने लग गए, तो वो जो छोटे से हैं उनका तो कल्चर ख़त्म हो जाएगा ना भाई, है ना, और वो अपने कल्चर को तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कल्चर प्रोटेक्शन आ गया। एम्प्लॉयमेंट, अगर इधर से लोग जाने लग गए और उधर जॉब जा करके लेने लग गए, तो इंडिया की जो इतनी सारी पॉपुलेशन है वहाँ पे तो जा करके सारे जॉब वही ले लेंगे, तो फिर वहाँ के जो लोग हैं उन लोग तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए इंडियन who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here, है ना। आसाम में हो गया, नागालैंड में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, मिज़ोरम में हो गया, आर्टिकल 371 के तहत कोई भी आदमी वहाँ जा कर के अगर वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वहाँ का रहने वाला नहीं है, वहाँ का वासी नहीं है, तो वहाँ जाके ज़मीनें नहीं खरीद सकता, घर नहीं खरीद सकता। सो फेडरलिज्म doesn't to share power equally. Sometime constitution provide extra power or protection because of their special condition. उनकी विशेष परिस्थिति या स्थिति की वजह से उनको कुछ स्पेशल पावर दिए जाते हैं अलग अलग स्टेट को, इसलिए पावर तो शेयर किया जाता है फेडरलिज्म में मगर इक्वली नहीं। चलो ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है आपकी किताब में ही देखना, एक लड़की छोटी सी बच्ची का कार्टून है, उसने एक सवाल उठाया, इफ़ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आर स्टेट सब्जेक्ट वाई डू वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन द यूनियन कैबिनेट। ये सवाल कर रही है लड़की। चलो इसका जवाब देते हैं। उससे पहले समझ लो यूनियन कैबिनेट का मतलब क्या है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर मंत्रियों का जो समूह होता है उसको यूनियन कैबिनेट कहते हैं, जिसके जो हेड मेंबर होते हैं वो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। फाइन। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बाइंग और सेलिंग और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विस, किसी सामान का ख़रीदना बेचना या किसी सामान का या सर्विस का व्यापार करना, उसको हम बोल देते हैं कॉमर्स। ठीक है, जैसे देखो बिहार में किसी एक आदमी ने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद जो है उसने किसी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर था या कोई बहुत बड़ा डीलर था, उससे उसने उसको बेच दिया। फिर उस डीलर ने उस सारे सामान को भेज दिया दिल्ली। दिल्ली में किसी ने ख़रीदा और किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने ख़रीदा, उसने ट्रेडर्स को दे दिया, ट्रेडर्स के ज़रिए वो शॉप कीपर तक पहुंचा, यानी कि दुकानों में पहुंचा और दुकान वालों ने बेच दिया। ये पूरा कॉमर्स है, इस पूरे को कॉमर्स कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये लड़की ने सवाल उठाया है कि अगर एग्रीकल्चर और कॉमर्स दोनों स्टेट सब्जेक्ट है, अगर स्टेट का ये कंसर्न है, अगर राज्य का ये विषय है, तो फिर मिनिस्टर्स क्यों होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों होते हैं या कॉमर्स मिनिस्टर क्यों होते हैं यूनियन कैबिनेट में, ये सवाल है। चलो इसका जवाब देखते हैं। स्टार्टिंग वाली बात, वही पॉइंट याद रखना है हमें दिमाग में कि भाई जो कॉमन इंटरेस्ट होगा उसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी। फाइन। जैसे अगर बिहार की मैं बात करता हूँ, अगर मैं बिहार में इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, शुड बी एग्जीक्यूटेड। अगर मान लो लोकल लॉज बनाने हैं या कोई इरिगेशन का पानी की समस्या हो रही है एग्रीकल्चर में, खेती के लिए पानी चाहिए, राइट, उसके लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कनाल का प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लो कि कनाल पानी को पहुंचाने के लिए कनाल बना रहे हैं,
तो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का, उसको करवाने का काम बिहार गवर्नमेंट का होगा। या अगर लोकल लॉज बनाने फार्मर के लिए, बीज बंटवाना है या खाद बंटवाना है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट देखे, फाइन। अब वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या आ जाएगा भाई? एग्रीकल्चर का, अगर एग्रीकल्चरल रिसर्च करना है, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करना है, या उसके लिए कोई पॉलिसी बनानी है नेशनल लेवल पे जो हर किसानों पे लागू हो, या इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, मान लो मुझे रसिया भेजना है, हमारे यहाँ मान लो चावल की खेती बड़ी अच्छी होती है, तो चावल भेजना है रसिया, है ना, तो ये पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। मगर इसके लिए भाई किसी एक स्टेट को तो जिम्मेदारी नहीं दे सकते ना, दूसरा स्टेट खड़ा हो जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर करना है, कोई सामान किसी दूसरे देश से मंगवाना है या भेजना है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब चलो कॉमर्स के अंदर आ जाते हैं। बिहार गवर्नमेंट लोकल मार्केट को अगर रेगुलेट करना है, लोकली अगर किसी चीज़ को देखना है, मार्केट को देखना है, तो उसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर उसी के लिए अगर लोकल रूल्स बनाने, तो वो काम हो जाएगा किसका भाई? बिहार गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा। मगर सेंट्रल पे आ जाए, अगर फॉरेन ट्रेड करना है, विदेशी लेवल पे अगर व्यापार करना है, दूसरे देश लेवल पे अगर व्यापार करना है, तो उसके लिए क्या होगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर रिप्रेजेंट करना है इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो भाई बिहार के लोगों को भेज देंगे, दूसरे परेशान हो जाएंगे भाई। यूपी वालों को भेज देंगे तो बिहार वाले परेशान हो जाएंगे भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर अब इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे कौन जाएगा भाई? उसको कौन भेजेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी। और मान लो अगर एनटीपी बनाना है, अगर नेशनल ट्रेड पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कि अगर हमारे देश में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाएगी, उसके लिए अगर लॉज बनाने, तो क्या किसी एक स्टेट को देना ये वैलिड है, ये रीज़नेबल है? नहीं है। तो इसलिए क्या करेगी, वहाँ पे स्टेट ना हो करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगी। सो ये चारों पेजेस में हमने आज जो चीज़ें पढ़ी, फेडरलिज्म को और अच्छे से समझा, ठीक है। एंड आई होप कि जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी है, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, आप व्हाट्सएप पे वो कमेंट छोड़ सकते हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई है, या ये वर्ड मुझे समझ नहीं आया, मुझे एक बार समझाइए। सो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।